ठीक है, इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो y इज़ इक्वल टू ए पावर x, ठीक है, और a जो है वो 1 तो नहीं होना चाहिए, और a बिलोंग करता हो पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें a बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a जो होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास होगा, और वो 1 भी नहीं होना चाहिए। और फिर जो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट बन रहा है ना, एक्सपोनेंट एज अ वेरिएबल है। ऐसे फंक्शन जहाँ पर एक्सपोनेंट एज अ वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किस तरह से होता है। हम अगर ग्राफ बनाना चाहें, लेट्स सपोज इसका जो ग्राफ होगा वो एक तो इस तरह से होता है कि इस तरह से होता है ना ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ पर सॉरी, ये y इज इक्वल टू ए पावर x का ग्राफ है, ठीक है। अब एक और ग्राफ इसका इस तरह से भी होता है कि जहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा होता है, इस तरह से भी चलता है वो फंक्शन। अब ये भी y इज इक्वल टू ए पावर x का ग्राफ है। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा। अब हमने दोनों में डोमेन का फ़र्क है। डोमेन में हम यहाँ देखेंगे, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ पर x इज इक्वल x की जो सॉरी जो हमारे पास a की जो वैल्यू बनेगी ना, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इस ग्राफ में a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 लेस देन a लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास है कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, डोमेन की बात मैंने नहीं कह दिया, डोमेन तो x की वैल्यूज़ होंगी ना, जो बेस हमारे पास a होगी ना, ये अगर हम a ग्रेटर देन 1 होगा, अगर 1 से बड़ा ग्राफ होगा तो वो हमेशा, मतलब जो बेस a है वो अगर कांस्टेंट नंबर हमारे पास 1 से बड़ा है तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज़ हो रहा होता होगा। और अगर a हम जो लेते हैं, मतलब जो बेस हमने यहाँ पर लिया हुआ है y इक्वल टू ए पावर x, अगर बेस हमने 0 और 1 के बीच में ले लिया तो वो ग्राफ डिक्रीजिंग हमारे पास बनेगा, इस तरह से बिहेवियर होगा। अब यहाँ से हम कोई चीज़ें इस तरह से नोट करते हैं, हम थोड़ा सा एक ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट की पॉइंट बन रहा है, जो याद रखने की चीज़ें हैं, इस ग्राफ पर अगर हम देखें तो दोनों जो ग्राफ हैं वो अबव द एक्स एक्सिस हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होंगे जो ग्राफ लाई करेंगे अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अबव द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब कि क्या सर हुआ, उनका आंसर जीरो नहीं आएगा। अबव द एक्स एक्सिस है, ओरिजिन को टच नहीं करेगा। ओरिजिन को टच नहीं करेगा, ये भी ठीक है। और के वाई इसकी जो जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी वो सब की सब पॉजिटिव होंगी, क्योंकि वाई हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू बनेंगी वो सब की सब पॉजिटिव बनेगी। दूसरा की पॉइंट जो अभी आपने बताया ना कि ग्राफ जो है दोनों ने कि अब दोनों की हम बातों को एक मिलाकर एक पॉइंट बना देते हैं। एक ने कहा कि ज़ीरो नहीं आएगा जवाब, दूसरे ने कहा कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। अब ग्राफ हम कह सकते हैं कि नेवर टच एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगी, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। तो यह हम सिंपल इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वाई जो होगा वो हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा, इस पे कभी आपकी ज़ीरो वैल्यू नहीं आ सकती। ये हमारे पास की पॉइंट बन गए इस ग्राफ को देखते हुए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसी तरह से होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो एज ए एक्सपोनेंट आ रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका टोटली रेसिप्रोकल है लॉगरिथमिक फंक्शन। हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा था वो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा था कि y इज़ इक्वल टू ए पावर x। अब इसका टोटली अपोजिट
एक्सपोनेंट मतलब पावर की बात हो रही होती है। अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, ये हम इस तरह से बता रहे होते हैं, इसको हम अगर लॉग फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ये जो बेस ए हमारे पास है, ये बेस ए आ गई, और x इज़ इक्वल टू वाई, या y इज़ इक्वल टू एक्स, सॉरी y इज़ इक्वल टू एक्स होगा ना अगर हम इसको चेंज करेंगे जी तो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना कि अगर हम इसको पढ़ना चाहें, द पावर ऑफ a दैट गिव्स y इज़ x। इस लॉग जो ये लिखा होता है ना, अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि पावर में लॉग में फिर फ़र्क क्या रहा। ठीक है, अब लॉग क्या करता है, वो पावर बता रहा होता है। हम वैसे एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट दे देते हैं ना। अब लॉग का काम क्या होता है, हम बेस दे रहे होते हैं और वो पावर बता रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, दी पावर या एक्सपोनेंट ऑफ ए दैट गिव्स y इज़ x। थोड़ा सा फ़र्क है बस, मतलब हमने इसको रिफ्रेश किया हुआ इस सेंटेंस को, कि लॉग जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या बता रहा होता है, वो पावर बता रहा होता है। अगर हम किसी बेस का पावर y देंगे, और मतलब अगर हम किसी बेस का पावर x देंगे तो वो y आ जाएगा। ठीक है, या यूँ कह लें, अगर हमें y चाहिए तो हम a का क्या पावर दें जो हमें y आ जाए, वो x देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बता रहा होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखने की है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका ग्राफ टोटली चेंज हो रहा होता है। अगर हम y इज इक्वल टू, जिस तरह से एक a पावर x का ग्राफ हमने देखा था ना, मैं यहाँ पर एक सॉरी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। एक ये हमारे पास इस तरह से फंक्शन है जो ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन y इज़ इक्वल टू ए पावर x का भी इसी तरह से होता है, या a पावर x की बात करें तब भी वो इसी तरह से हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू ए पावर x। ठीक है, और जो दूसरा हम फंक्शन बनाएंगे, वो जो लॉगरिथम का फंक्शन होता है, वो कुछ यहाँ से इस तरह से चलता है। ठीक है, अब ये जो टोटली हमारे पास एक दूसरे के इन्वर्स आ रहे होते हैं। अब मेरे पास स्केल्स नहीं है इसलिए लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन समझने के लिए टोटली दूसरे एक दूसरे के इन्वर्स हो रहे होते हैं। ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, अब हम इन्वर्स फंक्शन इसी तरह से फाइंड कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है log a y इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू log a x। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका इन्वर्स है। ये जो y इज इक्वल टू a पावर x हमने लिखा है ना, इसका इन्वर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। अब इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन इतना ही है, और इसके अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कि लॉज ऑफ लॉगरिथम तो आप लोगों को पता होंगे ना। जी जी बताएं सर। ठीक है, तो नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, बेस अगर 10 है तो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, बेस अगर e हो जाती है तो हमारे पास वो नेचुरल लॉगरिथम हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि हमारे पास जो फंक्शन की डोमेन और रेंज होगी वो क्या होगी। क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये पूछी जाती है। अगर हम इस फंक्शन की डोमेन, लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन की बात करें तो क्या होगी। इसका इलम नहीं है सर। ठीक है, हमारे पास जो 0 टू इन्फिनिटी आ सकती है डोमेन, और रेंज जो बनेगी वो क्या बनेगी। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है ना। हमारे पास रेंज जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, जब हम इन्वर्स फंक्शन वगैरह देखेंगे वहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब डोमेन का मतलब क्या होता है कि हमने इनपुट वो लेना होता है जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो या फंक्शन कॉम्प्लेक्स ना बने, रियल फंक्शन हो। ठीक है, डोमेन में वही वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन है
वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है टोटली। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ईजिली हम बता सकते हैं ना कि यहाँ पर डोमेन क्या हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो ही इसके डोमेन रेंज चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। मॉडुलस फंक्शन ये मैंने शायद पहले डिस्कस कर दिया है आप लोगों से एब्सलूट की फॉर्म में, तो ये वही चीज़ है, इसमें और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी और डोमेन क्या होगी। देखें, मॉड्यूलस ये वही है जो एब्सलूट में था, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करते। मॉड्यूलस मतलब एब्सलूट फंक्शन वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, वही होता है ये। ठीक है ठीक है, सर। अब इसकी एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन रियल नंबर होगा। डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज हाँ, रेंज डिपेंड करता है कि डोमेन कौन सा है। डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर है, डिपेंड अब सर पॉजिटिव नंबर होंगे। पॉजिटिव नंबर होंगे हमारे पास। अच्छा, पॉजिटिव होंगे लेकिन ज़ीरो इंक्लूड होगा, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आते, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंपोजिट फंक्शन में हम कर क्या रहे होते हैं, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है उसको हम किस तरह से कंपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एफ से हमारे पास फंक्शन है, मैं इस तरह से सिंपल एग्जांपल लेकर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको ना, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या f फंक्शन है a से b तक का, और g फंक्शन है लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी हम b से c तक का, तो जो कंपोजिशन हम बना रहे होते हैं f और c की जो कंपोजिशन बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। हाँ सर, ए से लेके सी तक। ए से सी तक हमारे पास जो एफ ऑफ जी जो हम कंपोज कर रहे होंगे, तो वो ए से मैप कर रहा होगा, सी पर मैप कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बस याद रखने की जो की पॉइंट है ना, वो एक ये याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है, हम इस तरह से लिखते हैं ना कोई फंक्शन, लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि y फंक्शन है x का, है ना, y इज़ फंक्शन ऑफ x, हम इस तरह से लिखते हो। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या हो गया कि f इज़ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये कंप्लीट जो फंक्शन सेकंड जो हमारे पास जी ऑफ एक्स कंप्लीट फंक्शन है, ये एफ की डोमेन बन गई। यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा था, तो x क्या था, y की डोमेन थी। अब यहाँ पर लिख रहे हैं ना f इज़ अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो कंप्लीट फंक्शन है वो f की डोमेन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि g इज़ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो कंप्लीट फंक्शन होगा वो जी की डोमेन बन रहा होगा, ठीक है। मतलब कंपोजिट फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन में दूसरा फंक्शन आ रहा होता है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन हम इसको कह रहे होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या था, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू थी, यहाँ पर वो कोई वैल्यू नहीं, कंप्लीट फंक्शन हो सकता है, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन में हम इस तरह से करते हैं। अब कुछ एक दो इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। लेट्स सपोज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास बन रहा है एक्स प्लस वन, ठीक है। अब अगर हम एफ ओ जी फाइंड करना चाहें, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अच्छा एफ ओ जी, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये किसके बराबर होता है लिखने का तरीका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब क्या हुआ,
एफ यहाँ पर कंप्लीट रहा। अब जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन रख दें, सिंपल। अब जिस तरह से यहाँ पर हम करते थे ना, एफ ऑफ एक्स रख रहे थे, तो जहाँ जहाँ पर एक्स होता है वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब इस फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो इसका जवाब जो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन है ना, तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे होंगे, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे होंगे, एक्स स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये एफ फंक्शन जो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब अब ये कंप्लीट एक्स है, ये यहाँ पर है ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कंप्लीट फंक्शन है। अब ये जो कंप्लीट फंक्शन एक्स प्लस वन है, इसका हमने क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर देखें एफ यहाँ पर और पैरेंथेसिस फिर एक्स है, मतलब इसके अंदर वाली जो चीज़ है वो इसके अंदर वाली जो चीज़ है उसके बराबर हुआ, ऐसे ही है ना, एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो जो मतलब x यहाँ पर था, x और स्क्वायर था, तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस वन है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इस तरह से जी ओ एफ ऑफ एक्स अगर फाइंड करना चाहें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर ये बराबर हो जाएगा जी ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स की अगर हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हमने क्या पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर। प्लस प्लस वन। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो हमारे पास है एक्स प्लस वन के बराबर है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस वन हो गया। अब ठीक है, इसके बाद इवन ऑड फंक्शन की बात करते हैं हम, सॉरी, इवन ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, पहले तो लेट सपोज हम पर्टिकुलर कोई फंक्शन लेते हैं, रियल से रियल तक का फंक्शन है, ठीक है। हम रख रहे होते हैं अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम रखते हैं ना, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स के, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये कौन सा फंक्शन होगा। इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस। फंक्शन, और इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे इन सब को हम ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम अगर इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो हमारे पास इवन फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं, जैसे कॉस एक्स है, सेकेंड एक्स है, ठीक है, ये एग्जांपल में कॉस एक्स सेकेंड एक्स ये इवन फंक्शन है, और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब के सब ऑड फंक्शन है, ऐसा ही है। साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट और कोट जितने भी हैं ये सब साइन और कोसेक, ये बाकी जितने रिमेनिंग फंक्शंस होंगे वो सब के सब ऑड फंक्शन होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ फंक्शंस जो हैं वो लाजमी नहीं है कि सारे फंक्शन या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, कुछ फंक्शन इवन हो भी सकते हैं, कुछ ऑड हो सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा केस है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अब ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, सर यहाँ तो ये दोनों है, या फिर दोनों नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है जो दोनों ही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कि हमारे पास ट्रिवियल केस है फंक्शन दैट इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये दोनों ही हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है जो इवन भी हो ऑड भी हो एट अ टाइम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ही है हमारे पास, ठीक है। अब एक और की पॉइंट याद रखना आप लोग के, हम जब प्रोडक्ट कर रहे होते हैं ना,
हम जब प्रोडक्ट कर रहे होते हैं फंक्शन की, प्रोडक्ट किसी भी दोनों टू इवन और ऑड फंक्शन, मतलब या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, ठीक है। और टू इवन और टू ऑड फंक्शन, मतलब दोनों फंक्शन की जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, या दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, वो हमेशा इवन हाँ होगा। सर जी जी। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों फंक्शन या तो इवन हो दोनों ऑड हो, चाहे ऑड फंक्शन भी हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों का इवन फंक्शन ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट का मतलब कंपोजिशन होती है ना, यहाँ पर हम फंक्शन की जब प्रोडक्ट करते हैं, या कुछ और होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमने एक ऑड फंक्शन लिया है, और हम कोई और फंक्शन लेते हैं, लेट्स सपोज जी इज इक्वल टू एक्स, दोनों ऑड फंक्शन है, एक्स बाय 5 ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इवन होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सबको ये ट्रिवियल सा कैसे है, जैसे साइन कोसाइन टेंजेंट और ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इनकी डोमेन रेंज जो है मैं ज़रूर कहूँगा वो कहीं से आप लोगों के पास बुक होगी कहीं से, या मैं शेयर कर दूँगा। इसकी डोमेन और रेंज याद रखने वाली है ना, समझने का ऐसा कुछ है नहीं, हम प्रूव वगैरह तो करेंगे नहीं यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हमारे पास हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके इन्वर्स हैं, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सब की डोमेन रेंज जो हमारे पास मशहूर मशहूर फंक्शंस हैं ना, उनके तो याद होनी चाहिए, डोमेन भी याद हो, रेंज भी याद हो, और इवन हैं ऑड हैं ये भी याद होने चाहिए। ये आप लोग देखना इसको। मैं आगे चलता हूँ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन पर। अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबके क्लियर होंगे शायद, ठीक है। अब जी 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 सर। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हम कोई जनरल फॉर्म इस तरह से लिखना चाहें कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? सर ये एक्सप्लिसिट है। ये एक्सप्लिसिट है। अगर मैं इस तरह से लिखूँ एफ ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू लेट सपोज सी, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ये क्योंकि एक्सप्लिसिट, इसमें जो है वो जी जी बिल्कुल इसी तरह से ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्प्लिसिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है, अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पर हमने लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि y बिल्कुल सेपरेट हो गया, और x के जो टर्म्स होंगे जितने भी होंगे वो सब के सब सेपरेट हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि हम x और y के टर्म्स को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई फंक्शन हो जहाँ पर हम किसी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड ना कर सकते हों, कि मतलब किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में कि हम सारे के सारे वेरिएबल्स को लिख सकें, इस तरह से नहीं ना हो पा रहा हो तो हम उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये जनरल फॉर्म है, इसको ये देखना, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट में हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की फॉर्म में नहीं लिख रहे होते फंक्शंस को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कोई और पैरामीटर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी यहाँ पे लिख दिया, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी यहाँ पर लिख दिया। अब टी यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर यूज़ कर रहे होंगे हम एज ए पैरामीटर, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम फंक्शन लिखेंगे तो टी यहाँ पर पैरामीटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये इस तरह से कॉनिक सेक्शंस में हम यूज़ करते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए कॉस थीटा, आई थिंक इस तरह से यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है ये पैरामीटर है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके हम क्वेश्चंस लेंगे। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमने बता दिया कि जिस तरह से साइन है तो साइन इन्वर्स एक्स है, हाइपरबोलिक इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अच्छा, ब्रैकेट फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं। इसके मेरे ख्याल में सवाल भी एक दो आए थे लास्ट में, कोई टेस्ट याद आ रही है मुझे
कि उसमें सवाल इसके आ जाते हैं। मोस्टली IBS अखर किया या IBF वाले जो हैं वो तो ब्रैकेट फंक्शंस का जो कोई ना कोई क्वेश्चन दे रहे होते हैं। अब ब्रैकेट फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शंस इस तरह से होते हैं, या तो सीलिंग फंक्शन होता है या तो फ्लोर फंक्शन होता है। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन में हम क्या कहते हैं, इसको इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ब्रैकेट बना दें, एक्स लिख दें, इसलिए इसको ब्रैकेट फंक्शन कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे पास है ये सिंपल हमें दे रहा होता है, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसका काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर देना। अब जो हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम दो तरह में एक ब्रेक कर लेते हैं। एक हमारे पास इस ब्रैकेट फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, एक हमारे पास सील फंक्शन होता है या जिसको सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर और सील से हम ये समझ लें, सील हम कहते हैं, वैसे अगर हम प्लेन इंग्लिश की बात करें तो सील छत को कहा जाता है। ठीक है, और फ्लोर हम नीचे ग्राउंड को कहते हैं। सही है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट फंक्शन में सीलिंग फंक्शन हो रहा होता है, वो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब सीलिंग की बात हो रही है तो ऊपर से हम इस तरह से लिख देंगे, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो हम क्लोज नहीं करेंगे ब्रैकेट का। ये सीलिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, बार बार। अब इसका काम क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। क्या देगा? नेक्स्ट, या राउंड ऑफ करने के बाद, मैं अगर पॉइंट में है तो वो नहीं देगा। मैं इसकी एग्जांपल भी लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर हमारे पास x की वैल्यू डेसिमल में है तब ये नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। अगर डेसिमल नहीं है तो फिर वो एज इट इज़ वही दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि y इज़ इक्वल टू, ये इस तरह से है 2.5, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास है, जी बताएं, 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 5, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 ही रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर 6 नहीं होगा। और फ्लोर फंक्शन क्या होता है, फ्लोर फंक्शन की हम बात करें तो इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे से बंद हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर से डेनोटेशन होती है इसकी, फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भी समझ सकते हैं कि ऊपर से बंद है तो मतलब ऊपर की तरफ जाना है, ये नीचे से बंद है तो मतलब नीचे की तरफ आना है। इसमें अगर हम इसका मतलब क्या होगा कि प्रीवियस इंटीजर्स दे रहा होता है या लीस्ट इंटीजर दे रहा होता है, ये ग्रेटेस्ट, और ये क्या होगा हमारे पास, लीस्ट इंटीजर देगा। ठीक है, अब लीस्ट इंटीजर में हम किस तरह से करते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज y इज़ इक्वल टू, हमने लिया 2.5, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। तो अब इसमें जो इसका जो रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर क्या बना था 2.5 का, ये ऊपर की तरफ चला गया था तो 3 आ गया था, लीस्ट इंटीजर है तो तो यहाँ ये पे 2 होगा। 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज g इज़ इक्वल टू -2.5, अब क्या होगा, जी अब क्या होगा? सर -3 होगा सर, माइनस -3 होगा। -3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने लीस्ट इंटीजर मतलब पीछे की तरफ जाना है, आगे की तरफ नहीं आना। अगर हम रियल लाइन पर बात करें तो ये अगर हमारे पास -2 है और ये -3 है तो ये -1 होगा। तो इससे जो 2.5 माइनस का जो 2.5 होगा वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये -2.5 यहाँ पर अज्यूम करते हैं, तो इससे लीस्ट मतलब बैकवर्ड जाना है ना, लीस्ट लीस्ट का मतलब छोटा होना चाहिए ना, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर -3 क्यों आ रहा है? ठीक है, जी सर। चलें अब एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। ब्रैकेट फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, एमसीक्यूज़ है पहला हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। बताएं क्या जवाब होगा इसका? इसका हमने अभी प्रॉब्लम किया था नेबरहुड में पिछली क्लास में।
सर डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, ए एन सी। ठीक है, हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, तो डी ऑप्शन होगा। हम पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 1.5। अब क्यों 1.5 यहाँ पर क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास 0.5 है और 0.5 2 का नेबरहुड है। इसकी हमने जो जनरल फॉर्म लिया था ना, तो इसमें हमने इस तरह से लिया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ही हमने लिया था। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि ए माइनस डेल्टा और लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, सॉरी सेट की फॉर्म में होगा ये। ठीक है, ये सेट की फॉर्म में होगा और ये बराबर है इसके, हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि अब ये जो ए हमारे पास है वो इन्होंने 2 बता दिया। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0.5 हो गई। अब यहाँ पर रखेंगे ए 2 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा, और 2 प्लस 0.5 रखेंगे तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.5 कामा 2.5, तो राइट ऑप्शन इसका होगा ए एंड सी। सेकेंड हमारे पास है द डिलीटेड 0.4 नेबरहुड ऑफ 3 कैन बी रिटन एज। अब डिलीटेड नेबरहुड की बात हो रही है, क्या ऑप्शन सही होगा? हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन डिलीटेड नेबरहुड की बात हो रही है। डिलीटेड नेबरहुड में हमने क्या पढ़ा था कि वो जो नेबरहुड है, हम जिसकी ये जो जिसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं, जैसे 3 यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 3 हो गई ना, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 0.4 हो गई। हमने ये कंडीशन देखी थी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3, मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू a, ये कंडीशन थी यहाँ पर जनरल फॉर्म में, मतलब पहला तो होगा ऑप्शन सही है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 0 लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 लेस देन 0.4। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारे पास कंडीशन बन रही है 2.6 है। 2.6 क्यों बन रहा है? क्योंकि 3 माइनस 0.4 करेंगे तो 2.6 हो जाएगा। 3 ये एक्सक्लूडेड 3 है, और यहाँ से भी 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है, और फिर क्या हो रहा है 3 और 3.4, तो क्या ये भी सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर भी 3 इंक्लूड नहीं है, तीनों में सेम बात हो रही है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f of x is equal to x square plus x plus 1, then f of x is equal to f of x plus h minus f of x और ओवर h, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन रह गया था, चलें इस पर बाद में आते हैं, यहाँ पर इसकी बात करते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। हमने क्या करना है, हमने पहले जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लें एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड कर लेते हैं। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस 1, इसी तरह से करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस, और फिर ये क्या होगा एक्स प्लस एच प्लस 1, यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू बन जाती है, अच्छा देखें, और ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पर मौजूद है, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमें फाइंड हो गई ना। अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये तो हमारे पास ये मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज़, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। हेलो, जी जी सर, कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 कैंसिल हो जाएगा।
ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी फिर, और फिर हमने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। उस जी जी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, मैथमेटिक्स की क्लास हो तो आपके पास पेन पेंसिल वगैरह तो होनी चाहिए ना। सर बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा, 2h+1। क्यों भाई, सारी की सारी चीज़ें कैसे कट जाएंगी? हाँ, देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, एक्स स्क्वायर है, 2h x है, एच स्क्वायर है, और ये तो सेम यहाँ तक रहा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, माइनस जो होगा वो कौन कौन सी वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, मैं यहीं पर माइनस कर देता हूँ, उसके बाद फिर रख लेते हैं हम यहाँ पर। क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कैंसिल और एक्स कैंसिल, वन कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2h x जी हाँ, 2hx और h। प्लस एच स्क्वायर और h। एच, एच कौन सा है, सॉरी हाँ, प्लस एच, ये बन गया हमारे पास अब। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हो गई, अब हमने क्या करना है, अब हमने वापस आ जाना है, इसको डिवाइड करना है एच के साथ। ठीक है, इस टर्म को अगर हम एच के साथ डिवाइड करें, मतलब दोनों को हम एच के साथ डिवाइड कर दें, इसको भी एच के साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर फर्दर इसको किस तरह से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एच जी कॉमन सर, ले एच लें, कॉमन लेंगे तो सी टू ऑप्शन एक्स आएगा। प्लस एच प्लस वन बन जाएगा, तो अपान में एच है, एच एच में कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस एच प्लस वन, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, और ये देखें, इसके बाद चले हम पहले ये सॉल्व करते हैं, इसका जवाब बताएं मुझे क्या हो रहा है ये। सर इसका ए होगा। ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। क्यों ए ऑप्शन सही है? क्योंकि ज़ीरो से थ्री तक है और फिर यूनियन टू से फोर तक है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो टू फोर हम कर सकते हैं ना, ज़ीरो टू थ्री, यूनियन टू टू फोर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर, फोर इंक्लूड हो रहा है, बाकी थ्री, ज़ीरो और जो थ्री और टू हैं वो इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो ज़ीरो टू फोर इंक्लूड हो जाएंगे ये दोनों, ये सही रहेगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फोर इंक्लूड हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू, देन एफ प्लस टू जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है। अलजबरा ऑफ फंक्शन से ये क्वेश्चन है, अलजबरा ऑफ फंक्शन हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन है। तो अब बताएं इसका जवाब क्या होगा, हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसको क्या करना है, पहले हमने क्या देखना है कि जी ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है, एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, जी ऑफ एक्स मिला हुआ है, और फिर एफ प्लस टू जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है। कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, डोमेन क्या होगी इसकी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डोमेन देखते हैं ना, देखिए हमारे पास जो रेडिकल या स्क्वायर रूट जो फंक्शन होते हैं ना, इसमें हमने क्या करना होता है कि जो रेडिकेंड होता है ना हमारे पास, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने क्या करना होता है, जब भी आप इसकी डोमेन फाइंड करेंगे ना, तो जो रेडिकेंड होगा उस रेडिकेंड को हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर रेडिकेंड है यहाँ पर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, जब हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर हो जाएगा। अब एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिलेगी हमें, माइनस टू आर प्लस टू, यही बनेगा, दोनों तरफ रेडिकल रहेंगे
प्लस माइनस टू बन जाएगा। अब प्लस माइनस टू को हम, हमारे पास ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं मिली हुई ना, डोमेन जो है हमारे पास वो आ रही है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ पर चेंज हो रही है वैल्यूज, हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह से हटाकर हम लिखेंगे इसको कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू है और x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू माइनस टू है। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी सर समझ गया। ठीक है, अब बताएं इसकी डोमेन, इसको हम अगर इस तरह से लिख रहे हैं इस रिलेशन में, तो ये किस तरह से बनेगा हमारे पास? हाँ सी सही होगा सर। सी सही होगा, माइनस टू से टू तक। अच्छा ग्रेटर देन भी है सर, सॉरी। देखिए, इसमें हम अगर इंटरवल पर बनाएं तो ये वो वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। मैं अगर इंटरवल को समझने के लिए आसान तरीक़ेकार होता है इसकी हम ज्योमेट्री को डिफ़ाइन कर लें। अब जो है x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू टू है, ये हमने यहाँ पर टू रखा दिया, ठीक है, ये यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस टू। अब जो x है वो यहाँ पर फिल होकर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू प्लस टू हो गया। अब लेस देन आर इक्वल टू माइनस टू हो गया। इसका मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब बीच वाली जो ये यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ये इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर इसकी बात कर सकते हैं, ए की बात कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, यूनियन कर रहे हैं टू से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यही होगा ना, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, बाकी ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ बन रही हैं वो नहीं होनी। ठीक है, चलें, जी सर। ये जो हमारे पास फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पर देखें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स है यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स की डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। सर नीचे बस जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें एब्सलूट भी यूज़ हो रहा है ना, सर ये शायद ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा। चलें हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या बननी चाहिए कि पहले तो हम मॉड ऑफ एक्स को देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास फंक्शन कि एक्स आ जाता है जब एक्स क्या हो हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। माइनस एक्स हो जाता है जब एक्स क्या हो लेस देन ज़ीरो हो, यही फंक्शन बन रहा होता है, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए हम, अच्छा ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में जब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू न्योमिनेटर ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हमने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में देखा था ना कि रेडिकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एब्सलूट एक्स की तो डेफिनेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, एब्सलूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है, यही फंक्शन था। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, दोनों को मिलाकर हम अगर कहेंगे तो यहाँ से हम इस फंक्शन को भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्सलूट ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ हो गया एक्स माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये माइनस एक्स था। और ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हुआ, ठीक है। और ये माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और फिर इसकी डेफिनेशन से माइनस एक्स। और ये कब होगा, जब एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो हो। अब ये हमने प्रॉपर इसको स्केच कर लिया कि ये जो हमारे पास एब्सलूट एक्स माइनस एक्स, इस तरह से ये फंक्शन हमारे पास बना। अब हमने क्या करना है कि इसकी डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। अब डोमेन में हम देखें
x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। x माइनस एक्स ज़ीरो हो जाता है ना। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास जो ये फंक्शन बनेगा एब्सोल्यूट x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हम यूँ बात कर लेते हैं, एब्सोल्यूट x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, ये तो बन गया हमारे पास ज़ीरो जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 2x जब x क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब बताएं डोमेन क्या हो गया हमारे पास। अब ज़ीरो तो नहीं आना चाहिए ना, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, और सर माइनस 2x कब आ रहा है, जब x लेस देन ज़ीरो हो। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, सर नेगेटिव नंबर्स तो ऑप्शन ए होना चाहिए। ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया था, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता रहा था कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक। ठीक है।